हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्वगुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लगभग एक सप्ताह से मैं कोई क्लास नहीं ले पाया हूं क्योंकि मैं वायरल बुखार से पीड़ित था और लगातार उसके बाद कहीं जुकाम या खांसी, इन चीज़ों की वजह से मैं कोई भी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रहें और अगर हो सकेगा तो मैं एक दिन में 2 क्लास लेने की भी कोशिश करूंगा। हालांकि ये बहुत ही कठिन काम है क्योंकि अब जो मेरे स्कूल की टाइमिंग है वो भी बढ़ चुकी है, तो इस वजह से जो मेरे पास टाइम रहता है वो कम ही रहेगा। फिर भी कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के लिए फिजिक्स को स्टार्ट किया था और मैंने उसकी शुरुआत करी थी विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें हमने आपको समझाया था कि वास्तव में विद्युत का जो मूल तत्व है वो आवेश है। आवेश के बारे में किस प्रकार से विचार दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। फिर आखिरकार जब 2 पदार्थों को रगड़ा जाता है तो आवेशन कैसे हो सकता है, कितने प्रकार के कण होंगे, धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, इनकी बात की थी। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात की थी। उसके आगे आज मैं शुरू करूंगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन परिचालन की व्याख्या, और मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में ये सारे जो पॉइंट हैं वो कवर हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और ये डाल्टन एक वैज्ञानिक थे और उनके द्वारा दिया गया ये परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो उसका भी जवाब यही है कि डाल्टन ने ये बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है एक गोला होता है जिसका अधिकांश भाग जो होगा वो खोखला होगा। यहाँ खोखले से तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल खोखला होगा। खोखले से मतलब होता है कि ये जो बीचों बीच ये जो जगह है जिसे हम नाभिक कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, नाभिक। तो ये जो स्थान होता है इसका जो घनत्व होता है वो अति उच्च होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। इसके घनत्व की अपेक्षा ये जो स्थान होता है जिसमें ये आसपास का स्थान, इसका घनत्व बहुत कम होता है। फिर से बताएंगे, नाभिक जो होता है बीचों बीच, इसके घनत्व की अपेक्षा ये जो आसपास की जगह है इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए हम खोखला शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। नाभिक जो होता है इसमें 2 मूल कण पाए जाते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन जो कि धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि 2 विपरीत आवेश, अगर एक आवेश आपका धनात्मक है और एक आवेश आपका ऋणात्मक है, तो ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो स्वाभाविक है जो हमारा नाभिक होता है, अब नाभिक में प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि हमारा जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। तो नाभिक क्या करता है? सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा क्योंकि नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। अब ये जो आकर्षण बल होता है, इसके संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया था कि ये जो आकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश एक दूसरे से जितनी दूरी पर होंगे उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इन आवेशों के बीच में लगने वाला बल। एक्चुअली कूलाम का जो पूरा नियम क्या है, अगर मैं पूरे नियम की बात करूं वो भी बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक आपका आवेश है Q1 और एक ये आवेश है Q2। यहाँ पर मैंने दोनों धनावेश ले लिए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों धनावेश थे तो ये क्या करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विपरीत आवेश होते तो ये दोनों आकर्षित करते, बस इतना फ़र्क होगा। तो ये मान लीजिए इनके बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना है, F है। तो कूलाम ने कहा था कि इन आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण से मतलब है कि आवेश धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उसका संख्यात्मक मान लेना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आवेश जो है वो माइनस का 10 माइक्रोकूलाम है तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं होगा, हमें केवल 10 माइक्रोकूलाम लेना होगा। ठीक है ना। तो कूलाम के अनुसार इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा आवेशों के बीच, वो इन आवेशों के गुणनफल, इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। इन्हीं गुणनफल जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा होगा। और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है, r, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये है कूलाम का नियम। इससे आगे फिर पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ अभी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कूलाम के नियम से हमें ये पता चलता है कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी बढ़ेगी तो स्क्वायर भी बढ़ेगा और बल घटेगा। तो अब देखिए ये नाभिक इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन ये जैसे जैसे आप बाहरी कक्षा की ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाएगी। जब दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच जो बल होगा आकर्षण का वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूरी पर है। अब सबसे कम आकर्षण बल है, आकर्षण है लेकिन सबसे कम है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए घर में आपके मान लीजिए 4 भाई हैं। ठीक है, घर में 4 भाई रहते हैं घर में। और क्या होता है कि उन चारों में से एक भाई ऐसा है जिसे लगता है कि मेरे जो माता पिता हैं या जो मेरे और पारिवारिक सदस्य हैं वो हमें सबसे कम प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं लेकिन सबसे कम प्यार करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आपका कोई एक विरोधी व्यक्ति है और वो उसको भड़का देता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई नहीं चाहता, एक काम करो तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो सीधी बात है, उसका पहला जो सवाल होगा, जो उसकी समस्या रहेगी, वो ये कहेगा कि मैं घर छोड़ के कैसे जाऊँ। क्यों? क्योंकि घर छोड़कर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, मुझे किराया चाहिए होगा, कहीं मैं बाहर जाऊँगा, है ना, वहाँ जाके काम करूँगा, तो वो पूरी व्यवस्थाएं मेरे लिए कौन बनाएगा। तो अब आपका वो पड़ोसी जो आपका विरोधी है वो कहता है ठीक है, किराए के पैसे मैं दे दूँगा, वहाँ रहने खाने के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था कर दूँगा और आपके लिए वहाँ नौकरी की व्यवस्था कर दूँगा। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि इस बात की पूरी संभावना है कि वो शख्स घर को छोड़ के चला जाएगा। बस बिल्कुल उसी तरह मान लीजिए कि ये घर का वो लड़का है जिसके ऊपर सबसे कम आकर्षण है, यानी सबसे कम प्यार इसको मिल रहा है, लेकिन ये जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नाभिक द्वारा ये आकर्षित हो रहा है। अगर क्या हो जाए, इसको कहीं से भी थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, जैसे उस लड़के को पैसे मिले तो इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, ये क्या करेगा, अपनी कक्षा छोड़ देगा और ये फ्री हो जाएगा। फ्री, जिसको हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो फ्री हो चुका है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाभिक का कोई आकर्षण नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है, परमाणु से बाहर है, अब ये कहीं भी आ जा सकता है, ठीक। लेकिन जब तक ये परमाणु के अंदर था तब तक ये मुक्त नहीं था, तब तक ये गति नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको अगर परिभाषित किया जाए
तो हम क्या कहेंगे कि वे इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, परमाणु से बाहर निकल आते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जो कण होते हैं जिनका ट्रांसफ़र होता है रगड़ने पे, या तो वो धनावेशित होंगे या वो ऋणावेशित होंगे, तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो नाभिक के अंदर होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूती से नाभिक के अंदर रहते हैं। इनके ऊपर एक बहुत ही प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो ये प्रोटॉन तो नाभिक से बाहर आने से रहे, ये तो बाहर आ ही नहीं सकते, तो कौन बाहर आता होगा? सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन। तो जो आवेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें कण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आ जा सकते हैं, वो कौन से कण होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी ये वो कण हैं जो ऋणावेशित हैं, यानी आवेश इनके ऊपर होता है, और ये फ्री होने के बाद गति करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। तो यदि आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, तो इसका मतलब कौन गति कर रहा होगा? सीधी बात है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहे होंगे, ठीक। तो ये तो बात रही मुक्त इलेक्ट्रॉन की। अब बात करते हैं कि वैद्युत चालन की व्याख्या क्या होगी। तो देखो, अभी हमने आपको बताया कि धनावेशित कण होते हैं प्रोटॉन और ऋणावेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन जो होते हैं वो तो नाभिक के अंदर होते हैं, ये नाभिक से बाहर नहीं आ सकते, सामान्यतः नहीं आ सकते, बहुत ही कठिनाई से इनको बाहर निकाला जा सकता है। तो जो प्रोटॉन है वो तो बंधा हुआ है, नाभिक के अंदर है। फ्री कौन हो जाता है? कौन आसानी से अपने परमाणु को छोड़ देता है? कौन आसानी से गतिमान हो सकता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उस पदार्थ में आवेश क्या हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, या हम कहेंगे कि आवेश प्रवाहित हो सके या आवेश स्थानांतरित हो सके। तो आवेशों के प्रवाह के लिए या स्थानांतरण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। बात करते हैं वैद्युत चालन क्या है। तो देखिएगा, आप ऐसे समझिएगा कि एक तार है, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये एक तार है, ठीक है, एक तार है और इस तार में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी इस तार में क्या हो रहा है? वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और ये तार जो है वो आपका किसी मेटल का बना है, सपोज एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अब आप बताइए, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे ही अपनी उंगली से टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम ज़मीन पर खड़े हैं, नंगे पैर हैं, तो अर्थ भी मिल जाएगा और हमें इसको छूने पे करंट लग जाएगा। लेकिन वहीं पे क्या करते हैं, इस तार के ऊपर अगर हम प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं, प्लास्टिक या थ्रेड, धागे की कवरिंग कर देते हैं, तो उसके बाद यदि हम इसको ऊपर से टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो ऊपर तुमने इसके पदार्थ की कवरिंग करी है, यानी जो प्लास्टिक की कवरिंग की है, तो प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीधी बात है, उसमें क्या नहीं होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं, ये हम प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं, उसके बाद आप इसको खूब टच करिएगा, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जिसमें करंट आ ही नहीं रहा है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन अगर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये काम करते हैं कि ये छोड़ो, कवर नहीं है इसके ऊपर, ये तार खुला हुआ है और मैं एक स्टिक लेता हूँ, मान लीजिए आयरन की स्टिक लेता हूँ, लोहे की छड़ लेता हूँ और उससे इसको टच करता हूँ तो मुझे करंट लग जाएगा। या इसके ऊपर जो कवरिंग प्लास्टिक की है ना, ये कवरिंग लोहे की कर देता हूँ और फिर इसको छू लेता हूँ, क्या होगा? करंट लग जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि लोहे में और प्लास्टिक में या लकड़ी में कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा ना कि हमें प्लास्टिक में या लकड़ी में करंट नहीं लग रहा है लेकिन लोहे में लग रहा है। तो वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वो हमने कहा आपसे कि आवेश जो प्रवाहित होता है
तो कौन प्रवाहित होगा भाई? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो गति करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होंगे ही नहीं तो गति कैसे होगी? सीधी बात नहीं होगी। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, उनमें विद्युत चालन नहीं होता, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उनमें करंट नहीं लगता। इसलिए लकड़ी में करंट नहीं लगता है, इसलिए प्लास्टिक में करंट नहीं लगता है, इसलिए लोहे में करंट लग जाता है, क्योंकि लोहे में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे? अब सीधी इसकी सार जो है वो एक लाइन ये निकलती है, मैं लिख ही देता हूँ। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें विद्युत चालन होता है। यानी विद्युत का चालन होता है। विद्युत मतलब करंट, विद्युत धारा या विद्युत आवेश। यानी ऐसे पदार्थों में आवेश प्रवाहित हो सकता है, ऐसे पदार्थों में करंट प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, किनमें? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यह हम कहेंगे जिनमें विद्युत चालन होता है। यह हम कहेंगे जिनमें विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। देखिए, तीनों का मतलब एक ही है। विद्युत चालन होता है, या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। तीनों का मतलब एक ही है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं चालक पदार्थ। और ये कौन होंगे? जिनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है अचालक या कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, आप लोग अपने आप बता सकते हैं सक्षम इस बात में। क्या? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होंगे, तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। जब गति ही करने के लिए कोई कण स्वतंत्र नहीं है, तो आवेश प्रवाहित कैसे होगा? विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? तो दूसरे टाइप के जो कण होते हैं वो अचालक या कुचालक कण होते हैं। और ये कौन से होंगे? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना? जैसे आपके एक वैकेलाइट आता है, थर्मोप्लास्टिक है ना, ऐसे आपके लकड़ी है, प्लास्टिक है ना, कांच है। तो ये सारे वो पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें विद्युत चालन नहीं होता है, तो हम कहेंगे ये अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। ठीक, और चालक क्या होते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात विद्युत चालन होता है। तीसरे टाइप के जो पदार्थ हैं वो क्या है? वो है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, यानी आधे चालक। अर्धमान आधे, तो अभी कैसे आधे चालक हैं भाई, इसको समझ लेते हैं। अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो देखिएगा, ये जो पदार्थ होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वर्तमान की बात की जाए तो जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी भी आधुनिक तकनीकी आ रही हैं, उनमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, टीवी से लेकर के लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन, जितने भी डिवाइस आते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। हमारे सोलर पैनल, जो आज की डेट में हम लोग सोलर एनर्जी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की अब कोशिश करने लगे हैं, तो सोलर पैनल बनाने में भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ट्रांजिस्टर किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। तो हम ये आगे चल करके पढ़ेंगे भी हायर क्लासेस में। ठीक है ना? तो अभी आप इतना समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो होते क्या है? तो देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो ये सामान्यतः कुचालक होते हैं। सामान्यतः ये जो पदार्थ होते हैं वो कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत चालन नहीं हो सकता है। ऐसा कब होगा? सीधी बात है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कब? सामान्यतः, यानी सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर।
ऐसा देखने को मिलता है कि इन पदार्थों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इसीलिए वैद्युत चालन नहीं होता है। तो ये पदार्थ कुचालक होते हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये होती है कि अगर इन पदार्थों में हम क्या मिला देते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं। अब ये अपद्रव्य क्या होता है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा अशुद्धि मिला देते हैं। तो अशुद्धि का मतलब कोई कूड़ा करकट थोड़ी ना मिला देते। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें वही तत्व मौजूद है वो शुद्ध है, और कोई दूसरा तत्व यदि उसमें मिला दिया जाएगा तो वो अशुद्ध हो गया। यानी मिश्रण जो होते हैं उन्हीं को हम अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध का मतलब कोई कूड़ा करकट नहीं है, यहाँ पे मैं बता दूं क्लियर शब्दों में। तो अपद्रव्य से मतलब यहाँ पे होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी जैसे हम लोग सोना बनवाते हैं, सोने का कोई भी जब आभूषण बनवाया जाता है तो उसमें कॉपर मिलाया जाता है। अगर कॉपर नहीं मिलाएंगे तो वो बहुत कमज़ोर बनेगा आभूषण, है ना, जल्दी टूट भी जाएगा। तो अब कॉपर जो होता है, तांबा क्या कोई अशुद्धि है? नहीं, लेकिन सोने में मिला रहे हो तो इसलिए वो अशुद्धि होगी, यानी सोने के लिए वो अशुद्धि है ना। तो अब क्या करते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं। अपद्रव्य से मतलब है कोई और दूसरा तत्व मिला देते हैं। कौन सा? देखिए, जो अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ज़्यादातर हम इन दोनों का यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक। और इन सब की जो संयोजकता होती है वो होती है +4। चाहे सिलिकॉन हो और चाहे जर्मेनियम हो, इनकी जो संयोजकता होती है, जो बैलेंसी होती है, वो कितनी होती है? वो होती है 4। अब अगर हम क्या करते हैं, इनमें यानी सिलिकॉन में या जर्मेनियम में हम कोई ऐसा तत्व मिला देते हैं जिसकी संयोजकता या तो 5 होती है या फिर 3 होती है, या तो 5 होती है या फिर 3 होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे अपद्रव्य। और ऐसा करने पे क्या होता है, ये जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें वैद्युत चालन होना शुरू हो जाता है। अब जब वैद्युत चालन होना शुरू हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे फिर? तो ये फिर कहलाएंगे चालक। तो ये वो पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कुचालक होते हैं, लेकिन अपद्रव्य मिलाने पर इनमें वैद्युत चालन होने लगता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं अर्धचालक, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है ना। तो अब ये पदार्थ के प्रकारों की भी बात हो गई है। चालक में हमने आपको बताया कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो वैद्युत की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। धातुएं वैद्युत चालक होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं उन सब में क्या होता है? वैद्युत चालन हो जाता है, यानी उन सब में करंट प्रवाहित हो जाता है। सीधी सी बात है, इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कितने? धातुओं में लगभग 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, यानी प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर आयतन में लगभग कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 10⁻29। ये बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻29, इनकी 1 और 1 के ऊपर कितने? 29 जीरो। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर आयतन में पाए जाते हैं, किसमें? धातुओं में। और इसीलिए धातुएं जो होती हैं वो वैद्युत की चालक होती हैं। सबसे अच्छी कौन सी धातु चालक है? वो है सिल्वर। जो हमारी चांदी होती है वो वैद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, लेकिन फिर भी हम तार किसके बनाते हैं? कॉपर के या एल्यूमिनियम के, क्योंकि चांदी के तार बनाने की हमारी क्षमता नहीं है, ठीक। क्योंकि चांदी बहुत महंगी धातु भी होती है, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि जो चांदी होती है उसकी दृढ़ता कम होती है। चांदी एल्यूमिनियम या तांबे की तुलना में कमज़ोर होती है और हमें तार बहुत लंबे लंबे बनाने होते हैं, तो उस स्थिति में भी चांदी के तार बनाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी जो वैद्युत चालक है वो चांदी है, उसके बाद हमारी कॉपर है, सोना है, एल्यूमिनियम है, ये सब है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैद्युत चालन की बात हो गई। अब क्या वैद्युत चालन केवल ठोसों में होता है? नहीं, द्रवों में और गैसों में भी वैद्युत चालन हो जाता है। द्रवों में और गैसों में भी वैद्युत चालन हो जाता है, ठीक है ना। अब द्रवों में किसके द्वारा होता है? तो ये बात हम आपको समझा देंगे बाद में। द्रवों में व गैसों में वैद्युत चालन
आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, ठीक है ना। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता है, आयनों के द्वारा होता है। किसमें? द्रवों में और गैसों में। आयन क्या होते हैं ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यदि आपको नहीं पता है कमेंट में लिखिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो जो धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं, बाद बाकी बहुत सारे पदार्थ अचालक हैं, हम लोग जानते हैं। मोस्टली जो अधातुएं होती हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये जितनी भी अधातुएं होती हैं वो सब अचालक होती हैं। और अर्धचालक कौन से होते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। सामान्यतः ये कुचालक ही होते हैं, लेकिन अपद्रव्य मिलाने पर इनमें वैद्युत चलन होने लगता है। अब बात करते हैं वैद्युत विभव की। तो वैद्युत विभव क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, और इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, कोई द्रव जो है हम भर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इसमें द्रव डालते जाएंगे वैसे वैसे जो द्रव का तल होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे आप द्रव इसमें डालते चले जाएंगे वैसे वैसे जो तल होगा वो इसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे द्रव मिलाने पर बर्तन में तल इसका बढ़ रहा है, वैसे ही यदि हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं, आवेश देते चले जाते हैं, तो इस पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो बढ़ता चला जाए। और वो जो कुछ है, यानी वो जो राशि होती है जो बढ़ती चली जाती है, वो कहलाती है आपकी विभव। यानी इस बर्तन में द्रव को मिलाने से बर्तन में जो द्रव का तल है वो बढ़ता चला जाता है। वैसे ही यदि किसी पदार्थ को आवेशित करते जाएंगे तो उस पदार्थ का विभव बढ़ता चला जाता है। सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। जैसे द्रव मिलाने पर तल बढ़ रहा था, वैसे ही आवेश देने पर क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। अब ये विभव होता क्या है, विभव होता क्या है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा एक गोला है, किसका, मान लेते हैं ये आयरन का एक गोला है, यानी लोहे का गोला है, ठीक। और हम इसको आवेशित कर रहे हैं, यानी इसको हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम कितना चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज हम इसको दे रहे हैं इस गोले को। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होता है, वो जो आवेश होता है वो कोई ऐसा तो होता नहीं कि इकट्ठा प्लस क्यू सीधे दे दिया, नहीं। जो आवेश होता है वो टुकड़ों में जाता है। क्यों? क्योंकि आवेश का क्वांटमाइजेशन होता है, क्वांटमीकरण होता है। अभी क्वांटमीकरण क्या है आप देखिएगा, हमने आपको बताया कि जो आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसको आवेशित करूँगी, धनावेशित इसको कर रहा हूँ, तो धनावेशित करने का मतलब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ या दे रहा हूँ। सीधी बात है, हमने आपको पढ़ाया था कि धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो अगर हम इसको धनावेशित कर रहे हैं, इसका मतलब हम इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में तो ले नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लेते रहते हैं। तो जो ये धीरे धीरे जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएंगे वैसे वैसे ही इसके ऊपर धीरे धीरे आवेश आएगा। या एक उदाहरण और समझ लीजिए, मान लेते हैं कि आप किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, 10,000 रुपये देते हैं, ठीक है ना। अब 10,000 रुपये जब आप देंगे उसको, तो आपके पास कोई ऐसी मुद्रा नहीं है कि आप सीधे सीधे 10,000, यहाँ पे बात डिजिटलीकरण की नहीं हो रही कि हम फ़ोन पे कर देंगे एक बार में 10,000 पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहले बात को समझिएगा। मान लीजिए नोट करेंसी में देना है, कितना, 10,000। कोई नोट है आपके पास कि एक बार में 10,000 रुपये सीधे चला जाए, नहीं है। क्या है, आप 100-100 के नोट देंगे या 50-50 के देंगे या 500-500 के दे देंगे, लेकिन आपको कई सारे नोट देने पड़ेंगे। तो उसके पास जो रुपए पहुँचे वो इकट्ठे नहीं पहुँचे, बल्कि कई नोट में पहुँचे, है ना, कई नोट में। तो वैसे ही ये जो प्लस क्यू आवेश है, अगर हम इस गोले को देंगे तो ये सीधा इकट्ठा नहीं पहुँच जाएगा, बल्कि क्या होगा, एक प्रोसेस होगी, धीरे 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 पहुँचेगा। जब हम बैटरी चार्ज करते हैं अपने घरों में, चार्ज करने का मतलब क्या होता है, आवेशित करते हैं। तो क्या एकदम से लगाई बैटरी चार्ज, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि हमने बैटरी को चार्जिंग पे ऑन किया और बस ऑन किया तुरंत ऑफ कर दिया, हो गई फुल चार्ज, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस में टाइम लगता है, आवेश धीरे धीरे जाता है ना। तो वैसे ही अगर हम इस गोले को आवेश दे रहे हैं तो धीरे धीरे ये आवेश आएगा। अब तब धीरे धीरे आएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश का कुछ हिस्सा इसके ऊपर आ गया है, यानी ये जो गोला है ये भी अब पॉजिटिवली चार्ज है,
ठीक है। और मेरे पास जो आवेश बचा है यानी Q में से कुछ कम हो गया होगा वो भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव यहाँ पे भी है आवेश और पॉजिटिव यहाँ पर भी है, और पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आवेश है, धन आवेश है दोनों, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम इसका दूसरा हिस्सा इसके ऊपर लाएंगे तो ये जो पहले से ही इसके ऊपर आवेश मौजूद है वो उस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। मत आओ मेरे पास, मत आओ, है ना। क्यों? क्योंकि समान प्रकार के आवेश है। अब हम क्या कर रहे हैं कि भैया नहीं, हमें तो इसको आवेशित करना है, तो वो जो आवेश हमने दोबारा में लाए ना वो भी इसको दिया। लेकिन जब हमने दोबारा में इसको आवेश दिया है तो अब आप लोग खुद समझिएगा, दोबारा में जो आवेश दिया इसको हमने, उसका विरोध हुआ होगा, पहले जो आवेश मौजूद है वो उसका विरोध करेगा। तो विरोध के बावजूद मैंने आवेश दिया, और विरोध जब जब होगा हमें कार्य करना पड़ेगा, ये हमने आपको बताया था पूरे भौतिक विज्ञान में। दिमाग में ये चीज़ डाल लो, हमें कार्य कब करना पड़ेगा, हमें अपनी ऊर्जा खर्च कब करनी पड़ेगी, जब हमारा विरोध होगा। यानी हमारा एक ऐसा बल हमारे ऊपर कार्य करेगा जो हमारा विरोध करेगा, हमारे ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो पहले से आवेश मौजूद था उसने दोबारा दिए गए आवेश का विरोध किया, तो हमें कार्य करना पड़ा, यानी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। अब क्या हुआ, इसके ऊपर और आवेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। अब मेरे पास जो आवेश बचा है वो मान लीजिए Q में से पहले हमने दे दिया कितना, Q1, दूसरी बार हमने दे दिया कितना, Q2, अब हम तीसरा टुकड़ा लेके आ रहे हैं Q3। तो अब इस पे पहले से कौन कौन मौजूद हो गया, Q1 और Q2 अब इसके ऊपर मौजूद है, और Q3 हम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। Q1 Q2 इस पे आ गया, अब Q3 हम लेके आ रहे हैं। तो Q3 का ये Q1 Q2 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, क्या करेंगे फिर से विरोध, अब और ज़्यादा विरोध करेंगे क्योंकि इस पर आवेश की मात्रा बढ़ गई है। जब और ज़्यादा विरोध होगा फिर हमें और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, हमारी ऊर्जा और ज़्यादा खर्च होगी। लेकिन हमें तो आवेशित करना है, तो हमने इसको भैया और आवेश दे दिया, और आवेश दे दिया। लेकिन और आवेश देने में हुआ क्या है, हमें कार्य करना पड़ा, और कार्य करना पड़ा मतलब हमारी ऊर्जा व्यय हुई है, और ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा कहीं ना कहीं तो जा रही है ना, ये ऊर्जा इसी गोले के पास जा रही है, किसके रूप में जा रही है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तभी तो जब बैटरी हम लोग आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो जब बैटरी चार्ज हो जाती है फिर क्या करते हैं, हम उससे ऊर्जा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पंखे चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, क्यों, आवेशित होने के बाद ही। क्यों, क्योंकि आवेशन में क्या हुआ, कार्य करना पड़ा। अब हमने कार्य नहीं किया, किसने कार्य किया, वैद्युत ने, बिजली जो आ रही थी उसने कार्य किया, और वो वैद्युत ऊर्जा उसमें संचित हो गई, किसमें, बैटरी में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में वो आवेशित हो गई, और बाद में धीरे धीरे वही ऊर्जा हमने फिर से वैद्युत ऊर्जा के रूप में ले ली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैद्युत ऊर्जा इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो धीरे धीरे करके ऐसे क्या होगा, हम पूरा का पूरा आवेश इसको दे देंगे, लेकिन इस पूरे आवेश को देने में हमें कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं कितना कार्य करना पड़ा, मान लेते हैं Q आवेश को देने में हमें W कार्य करना पड़ा। इस Q आवेश को देने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, W। तो Q आवेश को देने में, Q आवेश को देने में जो कृत कार्य है, जो हमने कार्य किया है वो कितना है, वो है W। तो इकाई आवेश को देने में कितना कार्य किया, इकाई आवेश, इकाई आवेश को देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई Q। इसी को कहेंगे हम विभव, इसी को क्या कहेंगे, विभव। तो कोई भी जो वस्तु होती है यदि हम उसको आवेशित करते हैं तो इकाई आवेश को देने में जो कार्य हमें करना पड़ता है वो उसका विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के दौरान इकाई आवेश में किया गया कार्य उसका वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक। तो ये अब विभवांतर के बारे में या वैद्युत विभव के बारे में और जो ज़्यादा जानकारी है वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आज की क्लास में इतना रखता हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो फिर कल की क्लास में बाकी पढ़ाता हूँ। तब तक जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है या जो इस क्लास में बताया है उसको ध्यान से समझिएगा। डाउट हो कमेंट कीजिएगा या ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा विश्व गुरु क्लासेस,
उसका जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए विशुर क्लासेस, उसकी ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक। बाद बाकी यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कराइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।